Let us wait for others to join. ठीक है, तो प्रीवियस सेशन में आपको याद होगा हमने बायोडाइवर्सिटी के बारे में पढ़ा। हमने पढ़ा व्हाट इज स्पीशीज लेवल डाइवर्सिटी, व्हाट इज जेनेटिक डाइवर्सिटी, व्हाट इज इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ठीक है, उसके बाद हमने बायोडाइवर्सिटी के कुछ स्टेटस पढ़े, पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी पढ़े, जैसे कि लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट्स होते हैं। ठीक है, उससे हमने देखा कि सबसे ज्यादा स्पीशीज जो हैं दे आर प्रेजेंट इन द ट्रॉपिकल रीजन्स, और हम पोलर रीजन्स की तरफ जाएंगे फ्रॉम ट्रॉपिक्स, तो स्पीशीज जो है नंबर डिक्रीज होगा, सबसे कम होते हैं पोलर रीजन्स पे। अंडरस्टूड। उसके बाद हमने स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप कर्व भी पढ़ी। ओके, स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप क्या कहती है कि स्पीशीज, ठीक है, द नंबर ऑफ स्पीशीज इंक्रीज, ओके, विद इंक्रीजिंग द अनएक्सप्लोर्ड एरिया। जैसे जैसे हम एरिया एक्सप्लोर करते जाएंगे स्पीशीज रिचनेस भी इंक्रीज होगी अप टू ए सर्टेन लिमिट। ठीक है, तो ये प्रपोज किया था अलेक्जेंडर वन हम्बोल्ट। ठीक है, और हमने ये देखा कि ज्यादातर स्पीशीज के लिए वैल्यू जो होती है इट इज बिटवीन, बताइए, ज्यादातर स्पीशीज के लिए वैल्यू जो होती है स्पीशीज रिचनेस की वो क्या होती है? इट इज इन बिटवीन विच वैल्यू, विच फिगर? ऋषि वन तो बहुत ज्यादा है, ज्यादातर स्पीशीज के लिए कुछ स्पेसिफिक वैल्यू है, पॉइंट कुछ, यस 0.1 to 0.2। ठीक है, ज्यादा हो जाती है ये वैल्यू। ओके, सो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। तो फॉरेस्ट इकोसिस्टम रिकॉल कीजिए सब। वी saw how organisms interact with each other in the wild, but ever since humans have started to change the environment for their own selfish benefits। ठीक है, तो फॉरेस्ट इकोसिस्टम कंप्लीट इकोसिस्टम है ये हमने पढ़ा था, लेकिन ह्यूमन इंटरवेंशंस की वजह से नंबर ऑफ स्पीशीज जो हैं हम फॉरेस्ट को यूज कर रहे हैं फॉर आवर ओन बेनिफिशियल पर्पसेस, कंस्ट्रक्शन पर्पस के लिए, एग्रीकल्चर पर्पस के लिए, तो उससे वाइल्ड लाइफ जो है वो डिक्रीज हो रही है, क्योंकि उनका हैबिटेट जो है फॉरेस्ट, वो हैबिटेट उनका लॉस हो रहा है। ठीक है, so it is true that many species are continuously being discovered. Unfortunately, many species also disappear due to various reasons, है ना? और हमें पता है कि हर species it is very important, it is actually equally important for the environment, for the ecosystem। ऐसा नहीं है कि कुछ बहुत ज्यादा स्पेशल्स हैं, फॉर एग्जांपल ह्यूमंस, और हम दूसरों को एलिमिनेट करेंगे। ठीक है, सो हाउ टू प्रिवेंट ऑल दिस। ठीक है, सबसे पहले हमें पता करना होगा कि बायोडाइवर्सिटी का लॉस कैसे हो रहा है। ठीक है, हमें इसके बारे में स्टडी करनी पड़ेगी, फिर उसके बाद हम कंक्लूजन पे पहुंचेंगे कि हमें इसको प्रिवेंट कैसे कर सकेंगे। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट विद लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, व्हाट हैज हैपेंड एंड व्हाट इज हैपनिंग। पा रहे हैं हर जगह पे, हर कोने कोने में पहुंच चुके हैं हमारे ये फुटप्रिंट्स। Colonization of the Pacific Islands led to extinction of more than 2000 species of the native birds। कितनी दुख भरी बात है। पैसिफिक आइलैंड्स में जब धीरे धीरे इंसान पहुंचते गए, 2000 से ज्यादा प्रजातियां, ज्यादा स्पीशीज वहां पे पाए जाने वाले बर्ड्स की खत्म हो गई। इंसान का ग्रीड इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि किसी दूसरे जानवर की नीड भी पूरी नहीं होने दे रहा। इन बर्ड्स को हमने मार डाला। अब
अपने कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन के लिए, अपने फायदे के लिए, विच इज वेरी वेरी सैड। नाउ यदि हम ये बात करें कि किसी अंतरराष्ट्रीय संस्था ने, किसी ऑर्गेनाइजेशन ने, किसी यूनियन ने, जैसे इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN की हम बात करते हैं, क्या वाकई ही डॉक्यूमेंट करा है, कुछ चीजें सरकारी दस्तावेज के रूप में मौजूद हैं? डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द ग्लोबल कंजर्वेशन स्टेटस ऑफ बायोलॉजिकल स्पीशीज, अगर हम बात करें, IUCN ने एक रेड लिस्ट जारी करी है सन 2004 में। 784 स्पीशीज एक्सटिंक्ट हुए हैं पिछले 500 सालों में। So 784 species extinct in the last 500 years. Very sad. ये डेटा आप नोट करेंगे जी। IUCN रेड लिस्ट सन 2004, 784, 2004 की बात है, अभी सन 2021 है ना? राइट, तो कितना ज्यादा समय के साथ साथ और ये लिस्ट बड़ी हो चुकी होगी। 784 स्पीशीज एक्सटिंक्ट इन द लास्ट 500 ईयर। Students' loss of biodiversity is mainly due to anthropogenic activities. Yes, humans are involved. Okay. Example: colonization of Pacific Island. Okay, when humans start colonizing Pacific Island, ठीक है, तो 2000 स्पीशीज जो थे नेटिव बर्ड जो वहां के थे उनको वहां से बाहर निकाल के फेंक दिया, एक्सटिंक्ट हो गए बेचारे। ठीक है। IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है, अब इसको रीनेम करके बना दिया गया है वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन। ठीक है। इसके हेडक्वार्टर्स जो हैं दे आर इन मार्जेस, स्विट्जरलैंड। So what is the function of this organization? It maintains a red data book or red list. ये रेड लिस्ट क्या है? इट इज कैटलॉग ऑफ थ्रेटन प्लांट एंड एनिमल्स दैट आर फेसिंग रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन। ठीक है, तो वो प्लांट और एनिमल्स इसमें डॉक्यूमेंटेड हैं जिनको खतरा है एक्सटिंक्शन का, जिनको थ्रेट है एक्सटिंक्शन का। ओके, तो ये इसका पहला जो इशू है वो पब्लिश हुआ था in the year 2004 and it documented extinction of 784 species, ठीक है, including 338 vertebrates, 359 invertebrates and 87 plant species, that too only in 500 years. So remember the number. This much species have been extincted in last 500 years. Understood? अब देखिए थ्रेटेंड स्पीशीज क्या होती हैं। दे आर वंस विच आर लायबल टू बिकम एक्सटिंक्ट इफ दे आर नॉट प्रोवाइडेड विद प्रॉपर हैबिटेट, फूड प्रोटेक्शन सो दैट दे कैन रियलाइज देयर बायोटिक पोटेंशियल। तो इनको खतरा होता है एक्सटिंक्ट होने का अगर हम इनको इनका हैबिटेट प्रोवाइड नहीं करेंगे, फूड प्रोवाइड नहीं करेंगे, प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं करेंगे ताकि ये इजिली फ्री होकर रिप्रोड्यूस कर सकें, तो ये एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। ओके, रेड लिस्ट जो है स्टूडेंट्स, इसमें 8 कैटेगरीज आती हैं। एक्सटिंक्ट, एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड, क्रिटिकली इंडेंजर्ड, एंडेंजर्ड, वल्नरेबल, लो रिस्क, डाटा डिफिशिएंट और लास्ट पे आती है नॉट इवैल्यूएटेड। तो हम डिस्कस करते हैं ईच कैटेगरी वन बाय वन। तो देखिए एक्सटिंक्ट, ये तो सबको पता होगा है ना। एक्सटिंक्ट व्हेन देयर इज नो रीजनेबल डाउट दैट द लास्ट इंडिविजुअल हैज डाइड। ठीक है, तो काफी सालों से कोई इसका इंडिविजुअल दिख नहीं रहा एंड वी आर श्योर दैट द लास्ट
सर्वाइविंग इंडिविजुअल हैज डाइड। ठीक है, तो हम उस टैक्सान को, हम उस टैक्सानमिक ग्रुप को कहेंगे इट हैज बीन एक्सटिंक्ट। ओके, another category related to extinct is extinct in the wild। ठीक है, here what happens, a taxon is extinct in the wild when exhaustive surveys is known in known and एक्सपेक्टेड हैबिटेट्स हैव फेल्ड टू रिकॉर्ड इन इंडिविजुअल। ठीक है, तो हमने बहुत सारे सर्वे किए, हमने वहां पे भी सर्वे किए जहां पे ये ऑर्गेनिज्म एक्सपेक्टेड था कि होना चाहिए, लेकिन हमें कोई एविडेंस नहीं मिली कि ये ऑर्गेनिज्म लिविंग है, बट वी आर इन डाउट वेदर दिस इज कंप्लीटली एक्सटिंक्ट और नॉट। अभी हम डाउट में हैं। ठीक है, तो हम कहेंगे एक्सटिंक्ट इन द वर्ल्ड। जब हम श्योर हो जाएंगे तो हम इसको एक्सटिंक्ट में प्लेस कर देंगे। ठीक है, next category is critically endangered। A taxon is critically endangered when it is facing extremely high risk of extinction in the wild in the immediate future। तो देखिए, एक टैक्सॉन है, ठीक है, एक टैक्सॉन में ग्रुप है, उसकी बहुत सारी स्पीशीज मर रही हैं, हंटिंग हो रही है, बाकी चीजें हो रही हैं, जिससे कि ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्दी ही ये एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। ठीक है, ये एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, तो हम कहेंगे क्रिटिकली इंडेंजर्ड। बहुत ज्यादा थ्रेट जो है, बहुत ज्यादा है एक्सटेंशन का, और वो भी जल्दी ही, इमीडिएट फ्यूचर में। ओके, अब देखिए इसी की दूसरी कैटेगरी है एंडेंजर्ड। ठीक है, तो क्रिटिकली वर्ड यहां से हटा हुआ है, पहली डिफरेंस तो ये है। ओके, a taxon is endangered when it is facing very high risk of extinction in the wild in the near future। ठीक है, तो यहाँ देखिए एक्सट्रीमली हाई रिस्क होता है, यहाँ पे हाई रिस्क होता है, मतलब थोड़ा कम है उससे रिस्क। ठीक है, और फ्यूचर भी देखिए कि हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर क्रिटिकली इंडेंजर्ड 5 सालों में एक्सटिंक्ट होगी तो ये 25-30 सालों में एक्सटिंक्ट हो सकती है। ठीक है, तो मतलब थ्रेट जो है, लेवल ऑफ थ्रेट इज लेस हियर व्हेन कंपेयर टू क्रिटिकली इंडेंजर्ड। अंडरस्टूड। नेक्स्ट कैटेगरी इज वल्नरेबल। वल्नरेबल हम कब कहेंगे, when it is not critically endangered or endangered but it is facing high risk of extinction in the wild in the medium term future। ठीक है, तो शायद स्पीशीज का नंबर ज्यादा है। ओके, तो ऐसा कोई है नहीं अभी कि ये एक्सटिंक्ट हो जाएगी, लेकिन जिस हिसाब से इसकी नंबर ऑफ स्पीशीज कम हो रही हैं एनवायरमेंटल डिस्टर्बेंसेस से, प्रीडेशन से, हंटिंग से एक्स्ट्रा, तो ऐसा लग रहा है कि अगर इसको कंट्रोल नहीं किया गया तो आगे आने वाले टाइम में ये भी एक्सटिंक्ट हो सकती है, इंडेंजर्ड हो सकती है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड हो सकती है। ठीक है, तो वल्नरेबिलिटी अगर ऐसे ही चलती रही तो ये स्पीशीज प्लेस हो जाएगी एंडेंजर्ड में, एंडेंजर्ड में अगर वैसे ही चलता रहा तो क्रिटिकली एंडेंजर्ड में, और यहां से तो सीधा एक्सटिंक्ट हो जाती है। ठीक है, लो रिस्क कि अगर हम बात करें, a taxon is at low risk when it has been evaluated and does not satisfy the criteria of critically endangered, endangered or vulnerable। ठीक है, तो हमने सर्वे किए हैं लेकिन हम श्योर नहीं हैं। ठीक है, श्योर नहीं है कि हम इसको किस कैटेगरी में प्लेस कर पाए, क्योंकि इसका थ्रेट उतना ज्यादा है नहीं। ठीक है, थ्रेट कम है इन तीनों से। अंडरस्टूड, तो हम उसको लो रिस्क में प्लेस करेंगे। डाटा डिफिशिएंट मतलब डाटा अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो हमने उस स्पीशीज के सर्वे किए लेकिन हमें कोई डेटा नहीं मिला जिससे हम कैलकुलेट कर सकें उसका रिस्क ऑफ एक्सटेंशन। ठीक है, नॉट इवैल्यूएटेड, a taxon is not evaluated when it has not been assessed against the above criteria। तो कोई टैक्सॉन हमने एसेस किया ही नहीं है कि हम उसको किसी कैटेगरी में प्लेस कर सकें, उसके लेवल ऑफ थ्रेट क्या है, तो हम उसको कहेंगे नॉट इवैल्यूएटेड। ठीक है, सो दीज आर डिफरेंट कैटेगरीज, यू शुड रिमेंबर, एग्जाम में पूछे जाते हैं ये। ओके, याद रहेगा सबको, नोट कीजिए।
It is done. Okay, देखिए स्टूडेंट्स अब वी हैव एग्जांपल्स ऑफ थ्रेटन्ड स्पीशीज इन इंडिया। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। ओके, कैटेगरी प्लांट एंड एनिमल। ठीक है, पहले क्रिटिकली एंडेंजर्ड में हम देखते हैं बारबेरिस नीलहेरेंसिस प्लांट का नाम है। अगर एनिमल का नाम देखें सुसल्वेनियस, ठीक है, जिसको पिग्मी हाग भी कहा जाता है। इसी तरह एंडेंजर्ड अगर हम कैटेगरी देखें तो इसमें बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स देखे जाते हैं। बेट बेटिन किया, ओके, निकोबारिका, एकोनिटम, इंडियन एकोनाइट इसका कॉमन नेम है। ब्लू वेंडा, इट इज एन ऑर्चिड। पोडोफाइलम, पोडोफाइलम एक मेडिसिनल प्लांट है। नेपेंथीज, इसको पिक्चर प्लांट भी कहा जाता है। रेवल्फिया सर्पेंटियाना, जिससे सर्पेंटिन निकलता है। ओके, सैंटलम अल्बम, सैंडलवुड, एंड साइकस बेडोमी, साइकस क्या है, जिम्नोस्पर्म है। सो दीज आर द प्लांट्स दैट आर इंडेंजर्ड। एनिमल्स की बात करें, एशियाटिक लाइन, जेंट पैंडा, वन हॉर्न राइनोसोर्स, कश्मीरी स्टैग, हांगुल भी कहा जाता है इसको, रेड पैंडा, एल्यूरस कहा जाता है इसको, इंडियन एलिफेंट, ब्लू वेल, लाइन टेल्ड मैकाक, मस्क डियर, टाइगर, इंडियन वाइल्ड एस, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, साइबेरियन क्रेन, ये सारे एनिमल्स जो हैं दे आर एंडेंजर्ड। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, आपको एग्जांपल्स याद रखनी पड़ेंगी, क्योंकि हर साल एक क्वेश्चन पूछा जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल आर प्लांट स्पीशीज इज एंडेंजर्ड। ठीक है, वल्नरेबल में क्यूपरेस कैशमेरियाना प्लांट का नाम है, और एनिमल है एंटीलोप सर्वी केपारा। ओके, इसको ब्लैक बक भी कहा जाता है। ओके एवरीवन, नोट इट डाउन। ठीक है, लेट्स सॉल्व ए क्वेश्चन नाउ। क्वेश्चन सेज रेड लिस्ट कंटेन्स डेटा और इंफॉर्मेशन ऑन, बताइए रेड लिस्ट में किसका डेटा होता है या फिर इंफॉर्मेशन। यू हैव फोर ऑप्शंस। Okay, so Sayan, Rohan, Rishi, Avirup, Kumal, and Krishna are correct. तो आंसर है ऑप्शन सी, थ्रेटन्ड स्पीशीज।
ठीक है, इन्हीं का डेटा होता है रेड लिस्ट में। IUCN maintains a red data book or red list which is catalog of threatened plant and animals that are facing risk of extinction. Threatened species हम किनको कहेंगे? They are the ones which are liable to become extinct if they are not provided with proper habitat, food and protection so that they can realize their food biotic potential. ठीक है, अगर हम उसको प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, हम उनको फूड नहीं देंगे, उनको हैबिटेट प्रॉपर नहीं देंगे, तो इट इज ऑब्वियस कि वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। ठीक है, लेट्स सॉल्व वन मोर क्वेश्चन। A species facing extremely high risk of extinction in the immediate future is called in the immediate future. This time, 3 students are correct: Rushi, Avirup, Kumal, and answer is critically endangered. तो देखिए, extinct, a taxon is said to be extinct when there is no reasonable doubt that the taxon has last member of the taxon has died. ठीक है, तो हम उसको एक्सटिंक्ट कहेंगे जब हम श्योर हैं कि इसके सारे मेंबर जो हैं डेड हो चुके हैं। क्रिटिकल इंडेंजर्ड, एक taxon is critically endangered when it is facing an extremely high risk of extinction in the wild in the immediate future. ठीक है, तो बहुत ज्यादा थ्रेट है और ऐसा लगता है कि जल्द ही आने वाले समय में ये एक्सटिंक्ट हो सकती है। वल्नरेबल हम किसे कहेंगे? when it is not critically endangered or endangered but it is facing high risk of extinction in the wild in the medium term future. तो इसका नंबर ज्यादा है, लेकिन जिस हिसाब से इनका डेथ हो रही है तो ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में ये एक्सटिंक्ट, क्रिटिकली इंडेंजर्ड या इंडेंजर्ड हो सकती है। ओके, endemic species, a taxon is endemic when it is restricted to a particular region and cannot be found elsewhere. तो एक प्लांट स्पीशीज या एनिमल स्पीशीज जो कि एक पर्टिकुलर जगह पे ही पाई जाती है, वहां ही पैदा हुई, वहां ही पाई जाती है, किसी और जगह नहीं पाई जाती, हम उसको एंडेमिक कहेंगे। तो एंडेमिक स्पीशीज क्या है, हम आगे आने वाले टॉपिक्स में पढ़ेंगे। ठीक है, डिटेल में। So let us continue studying Lhasa biodiversity. Okay. डोडो, मॉरिशस आइलैंड। डोडो की कहानी बता चुका हूं। बड़ा सा बर्ड, एक बड़ी सी बतख के रूप में इमेजिन कर लीजिए। डोडो की ड्राइंग्स मिलती हैं हमें, पुरानी पेंटिंग्स मिलती हैं। उस समय जो सैलानी समंदर में जाते थे, यात्राएं करते थे और जिन्होंने अपनी कुछ जीवनियां लिखी, कहानियां लिखी, फोटोएं बनाई, है ना, वो दस्तावेज देख करके हमें डोडो के बारे में पता चलता है। डोडो मीन्स डम, डफर। डोडो बिकेम एक्सटिंक्ट बिकॉज ऑफ इट्स फियरलेस बिहेवियर। ये बात मैंने आपको बताई। पुर्तगाली लोग, पोर्चुगीज लोग जब पहुंचे थे मॉरिशस आइलैंड में, अपने साथ पिग्स एंड मंकीज लेकर के आए। पिग्स और मंकीज डोडो को और उसके अंडों को खा गए। इंसानों ने भी नुकसान पहुंचाया हंटिंग के जरिए। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। डोडो फ्लाइटलेस बर्ड है, ध्यान रखिएगा। डोडो इज अ फ्लाइटलेस बर्ड, उड़ नहीं सकता। कोआगा अफ्रीका में एक्सटिंक्ट हो चुका है। कोआगा जेब्रा की ही एक सब स्पीशीज थी। नोट करते जाइए ये नाम, अफ्रीका में से कोआगा, QUAGGA। स्टेलर्स सी काउ रशिया। सी काउ मैमल है, काउ अलग है और सी काउ अलग है। इट्स अ मेरीन मैमल।
क्लास मेमेलिया के अलग अलग ऑर्डर्स आपको याद होंगे। प्राइमेट्स ऑर्डर में ह्यूमंस, एप्स एंड मंकीज आते हैं। सिटेसिया ऑर्डर में एक्वेटिक मैमल्स जो हैं व्हेल्स, डॉल्फिन्स, पोर्पोइसेस। साइरिनिया जो ऑर्डर होता है उसमें सी काउज, डुगोंग्स, मैनाटीज ये आते हैं। साइरिनिया ऑर्डर है क्लास मेमेलिया का, टू विच द सी काउ बिलोंग्स। हंटिंग के कारण धीरे धीरे इंसानों ने इसे भी खत्म कर दिया। वेरी सैड। ऐसा ही अगर हम करते रहें तो शायद पूरी दुनिया में इंसानों के अलावा और कोई प्रजाति बचे ही ना। थाइलोसाइन, ऑस्ट्रेलिया, इट्स अ मार्सुपियल पाउच्ड मैमल। मार्सुपियल्स के बारे में पढ़ा था हमने, राइट? कंगारू आप जानते हैं, कोआला आप जानते हैं, फ्लाइंग फेलेंजर है। इवोल्यूशन वाले चैप्टर में भी मार्सुपियल्स का जिक्र करा था। मार्सुपियल्स आर द पाउच्ड मैमल्स। तो थाइलोसाइन को तस्मानियन वॉल्फ भी कहते हैं, तस्मानियन टाइगर कैट के नाम से भी जानते हैं। तस्मानियन वॉल्फ, तस्मानियन टाइगर, ये भी खत्म हो गया है इंसानों की ही दखल अंदाजी के कारण। नाम ये भी नोट कर लीजिएगा, तस्मानियन वॉल्फ भी कहते हैं इसे। टाइगर, कैस्पियन टाइगर खत्म हो गया, जवैन टाइगर खत्म हो गया, बाली टाइगर खत्म हो गया। We need to understand this is an issue which requires international attention. It's a matter of international concern, the loss of biodiversity. In the last few years itself, 27 species went extinct. पिछले ही कुछ सालों में 27 species extinct हो गए। जरा सोचिए, हम आने वाली जो generations हैं उन्हें कहां पे दिखा पाएंगे ये चिड़िया, ये कौवे, ये तितलियां, ये अलग अलग जानवर, अगर ये रहेंगे ही नहीं। आप समझ पा रहे हैं ना मेरी बात, राइट? ना एक और चीज देखने को मिली है कि पिछले कुछ सालों में एम्फीबियंस को ज्यादा नुकसान पहुंचा है। द नंबर ऑफ थ्रेटेंड स्पीशीज ऑफ एम्फीबियंस इज मच मच मोर एज कंपेयर टू बर्ड्स एंड मैमल्स। शायद ये बदलते एनवायरनमेंट के लिए बड़े ज्यादा सेंसिटिव है। एम्फीबियंस बड़ी तेजी से खत्म हो रहे हैं। एम्फीबियंस की स्किन जो है बड़ी सॉफ्ट होती है, मॉइस्ट होती है, स्केल्स नहीं होते हैं। एम्फीबियंस को पानी के आसपास रहना है, डुअल मोड ऑफ लाइफ है। दे कैन लिव ऑन लैंड एज वेल एज ऑन वाटर, बट फॉर रिप्रोडक्शन दे हैव टू रिटर्न बैक टू वाटर। वाटर बॉडीज अगर कम होती जाएंगी तो एम्फीबियंस का रिप्रोडक्शन नहीं हो पाएगा। एम्फीबियंस अपने अंडे जमीन पे नहीं दे सकते बिकॉज देयर एग्स आर नॉट कवर्ड बाय हार्ड शेल्स। फ्रॉग is found close to water because it has to return back to water for reproduction. जमीन पे सांस ले सकता है, अपना पेट भर सकता है, घूम फिर सकता है, चल सकता है, रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। रिप्रोडक्शन के लिए उसे पानी चाहिए ही चाहिए। तो एम्फीबियंस को बहुत ज्यादा खतरा है। अगर हम बर्ड्स, मैमल्स, एम्फीबियंस, जिम्नोस्पर्म्स ये कंपेयर करें आपस में, तो बर्ड्स की 12% स्पीशीज जो है वो खतरे में है। मैमल्स में 23% स्पीशीज, एम्फीबियंस में 32%, जिम्नोस्पर्म्स की 31%। More than 15,500 species worldwide are facing the threat of extinction. खतरे की घंटी बज रही है, खतरा मंडरा रहा है इनके ऊपर। 15,500 स्पीशीज थ्रू आउट द वर्ल्ड, ओवरऑल सभी स्पीशीज की बात कर रहा हूं मैं, इंक्लूडिंग प्लांट्स एंड एनिमल्स, जिसमें से बर्ड्स की 12% एंड मैमल्स की 23%, एम्फीबियंस की 32%, जिम्नोस्पर्म्स की 31%। इसके अलावा और भी कई प्लांट्स एंड एनिमल्स होंगे विच आर फेसिंग दिस थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन। Students, some examples of recent extinctions include dodo from the Mauritius, quagga from the Africa, thylacine from Australia, and stellar sea cow from the Russia. इसके अलावा 3 subspecies of tiger, Bali, Javan, and Caspian be extinct हुए. The last 20 years alone have witnessed the disappearance of 27 species. ठीक है, तो 27 species सिर्फ 20 सालों में ही एक्सटिंक्ट हो गए।
अभी अगर देखा जाए तो देयर इज थ्रेट ऑफ more than 15,500 species worldwide, and they are facing the threat of extinction. 12% of all the birds, 23% of all mammal species, 32% of all amphibian species, and 31% of all gymnosperm species in the world, they are facing the threat of extinction. ठीक है, तो ये बात हुई रिसेंट की. Any doubt here? तो देखिए, टाइप ऑफ एक्सटेंशंस जो हैं नेचुरल भी हो सकती है, एंथ्रोपोजेनिक हो सकती है, एंड मास भी हो सकती है. नेचुरल स्पीशीज when they are less adapted to environmental change they become extinct. ठीक है, कभी कभी क्या होता है, there is sudden environmental change, तो स्पीशीज adapted नहीं है तो एलिमिनेट हो जाएगी, है ना. लेकिन दिस इज वेरी लो रेट. क्यों? क्योंकि ऐसा होता है कि स्पीशीज अडॉप्ट हो ही जाती है ना. हर स्पीशीज के पास ऐसे फीचर्स होते हैं कि वो कुछ फॉर एग्जांपल 500 स्पीशीज प्रेजेंट हैं, अगर 450 एलिमिनेट हो गए तो 50 में ऑटोमेटिकली टेंडेंसी आ जाती है टू फाइट दैट एनवायरमेंटल कास, ओके, एनवायरमेंटल डिस्टर्बेंस. ठीक है, तो ये बहुत, इसकी रेट जो है बहुत कम होती है. नेचुरल एक्सटेंशन. एंथ्रोपोजेनिक एक्सटेंशन, इट इज caused by humans. ठीक है, ह्यूमंस एक्टिविटी डायरेक्टली है, इनडायरेक्टली है, लाइक हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज, हंटिंग, पोल्यूशन एक्स्ट्रा. इन सब से भी स्पीशीज को थ्रेट होता है, एक्सटिंक्ट होती हैं. ओके, सो दिस एक्सटेंशन इज एट फास्टर रेट. और थर्ड टाइप है मास एक्सटिंक्शन. इट इज एक्सटर्मिनेशन ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ स्पीशीज ड्यू टू द कैटास्ट्रॉफ्स. तो कैटास्ट्रॉफ्स जो होते हैं, फॉर एग्जांपल अर्थक्वेक हुआ, सुनामी आ गई, फ्लड्स आ गए, है ना, ग्लेशिएशन हुआ, इससे बहुत सारे हंड्रेड्स एंड हंड्रेड ऑफ स्पीशीज एक साथ ही एलिमिनेट हो जाते हैं. इट इज वेरी फास्ट, है ना, किसी को बचने का चांस ही नहीं मिलता. ठीक है, तो अभी तक देखा जाए देर आर 6 एपिसोड्स ऑफ मास एक्सटेंशन. सबसे पहली मास एक्सटेंशन हुई थी ओडोविसियन साइलोरियन एक्सटेंशन. ठीक है, इस इरा में ओडोविसियन एंड साइलोरियन इरा. ठीक है, सेकंड एक्सटेंशन is called as late Devonian extinction. Third is called as Permian Triassic extinction. Fourth is called as Triassic Jurassic extinction. Yes, यहाँ पे डायनासोर सारे एक्सटिंक्ट हुए थे. ठीक है, Cretaceous Paleogene extinction is the fifth one, and Holocene extinction it is the sixth extinction. ठीक है, और स्टूडेंट्स हर एक एक्सटेंशन में तकरीबन तकरीबन 70 to 90% स्पीशीज जो थे वो इलिमिनेट हो गए थे, वो एक्सटिंक्ट हुए थे. ओके, कोई डाउट यहां तक? तो देखिए स्टूडेंट्स, होलोसीन एक्सटेंशन जो है इट इज सिक्स्थ मास एक्सटेंशन, ये वाली. ठीक है, इट इज आकरिंग सिंस 11,000 ईयर्स, 11,000 ईयर्स से चल रही है और अभी भी चल ही रही है. ओके, एंड यस इट इज काज्ड ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज. ह्यूमंस आए उनकी वजह से. You know, it is 100 to 10,000 times faster than the previous mass extensions. जो पिछले mass extensions हुए हैं अभी तक, उनसे 100 से 1000 गुना ज्यादा खतरनाक है, डेंजरस है. And today more than 500 species are on risk of extinction due to human interventions. तो स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि काजेस क्या हैं बायोडाइवर्सिटी लॉस के. ठीक है, there are 4 causes: habitat loss and fragmentation, over exploitation of resources, co-extinction and alien species invasion. ठीक है, इन चारों को
इकट्ठा द इवल क्वाड्रेट भी कहा जाता है। ठीक है, सो लेट अस अंडरस्टैंड वन बाय वन। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ते हैं हैबिटेट लॉस के बारे में, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। क्या क्या मेन रीजंस हैं, लेट्स अंडरस्टैंड। द एवल क्वार्टेट, क्वार्टेट मतलब चार मेन बातें, क्वार्ट इज रेफरिंग टू फोर ना, राइट। पूरा हमने इविल वाला निशान भी बना दिया यहां पे, तो समझते हैं ये इविल क्वार्टेट क्या है, राइट ना। वन बाय वन इसे समझेंगे क्या क्या मेन रीजंस हैं, और उन मेन में से भी कोई एक चुनना हो तो सबसे ज्यादा कौन सा है जी। ठीक है, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, गौर फरमाइए इधर। सबसे पहले ये ले रहा हूं मैं, हैबिटेट लॉस। किसी भी जानवर का हैबिटेट, नॉट ओनली जानवर, किसी भी स्पीशीज का हैबिटेट अगर आपने डिस्ट्रॉय करा या किन्हीं कारणों से वो डिस्ट्रॉय हुआ, जब उसका घर ही नहीं रहा तो वो कहां जाएगा, खत्म ही होगा, है ना। लेट्स अंडरस्टैंड हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन वाला पॉइंट। अब आप देखिए जरा, ये एक तस्वीर ही आपको सारी बातें कह रही है। इतनी बेरहमी से, बेइंतहा तरीके से पेड़ काटे जा रहे हैं, तो हैबिटेट तो डिस्ट्रॉय हो रहा है ना। जंगलों को काट काट के हम अपने कंक्रीट के जंगल बना रहे हैं। कंक्रीट के जंगल से मेरा मतलब है बड़ी बड़ी इमारतें भी बन रही हैं, या फिर जंगलात को काट करके वहां पे खेती करना शुरू कर दिया हमने। ये भी तो गलत है ना। जहां जंगल होना चाहिए वहां जंगल ही होना चाहिए, वहां पे खेत खलियान नहीं होने चाहिए, राइट। फॉरेस्ट कवर हैज डिक्रीज्ड फ्रॉम 14% टू 6%। जंगलात के लिए जो एरिया 14% हुआ करता था ओवरऑल, अगर हम देखें अब वो 6% रह गया है। कितना ड्रास्टिक रिडक्शन है। देखिए आप कहां नजर आ रहे हैं आपको जंगल। अमेज़न के घने जंगलात की अगर हम बात करें, अमेज़न फॉरेस्ट को लंग्स ऑफ द प्लैनेट के नाम से जाना जाता है। इतनी भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन ये देते हैं, और जो कि पूरी पृथ्वी पे पाए जाने वाले ऑर्गेनिजम्स का कह सकते हैं कि पालन पोषण कर रहे हैं। अमेज़न रेन फॉरेस्ट जो कि लंग्स ऑफ द प्लैनेट हैं। दुखद बात है, यहां पे भी सोयाबीन की खेती के लिए, सोयाबीन कल्टीवेशन के लिए बेइंतहा पेड़ काटे जा रहे हैं, और जंगलात को काट करके ग्रासलैंड्स बनाए जाते हैं बीफ कैटल के लिए। पॉल्यूटेड लैंड लीडिंग टू डेथ ऑफ द प्लांट्स। जनसंख्या इतनी बढ़ रही है, कमर्शियलाइजेशन इतना हो रहा है, इतनी फैक्ट्रीज हैं, इतने घर हैं, उनका कूड़ा कचरा सब हम डिस्पोज ऑफ करते जा रहे हैं। बर्ड्स आर प्लूमेटिंग टू डेथ ड्यू टू एयर पॉल्यूशन। ये एयर पॉल्यूशन उन्हें धकेल रहा है मृत्यु की तरफ। सावधान होना जरूरी है। As I told you earlier, polluted water leading to the death of the aquatic life. आपने कई बार यह भी सुना होगा कि समुद्र में आते हुए एक समुद्री जहाज कुछ एक्सीडेंट हुआ, और उसमें हजारों 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 लाखों लीटर्स एंड गैलन्स ऑफ जो ऑयल था वो स्पिल हो गया समुद्र में। इमेजिन हजारों लाखों लीटर ऑयल जब समुद्र के पानी में चला गया तो एक्वेटिक लाइफ को कितना हार्मफुली प्रभावित करेगा। या मान लीजिए कोई केमिकल ही था जो वो समुद्री जहाज एक से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर रहा था, और अगर वो केमिकल लीक हो गया उस पानी में, एक्वेटिक लाइफ नो मोर। पॉल्यूशन तो हम अपने लेवल पे कर ही रहे हैं। हमने कहा हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन वर्ड मैंने यूज किया था। फ्रेगमेंटेशन से मेरा क्या तात्पर्य है? लार्ज हैबिटेट ब्रोकन इनटू स्मॉलर फ्रेगमेंट्स ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज। हर एनिमल का एक अपना दायरा होता है। हाथी को बहुत ज्यादा जगह चाहिए घूमने फिरने के लिए, है ना, टहलने के लिए। हमने हैबिटेट्स को फ्रेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया। बीच बीच में हमने उन जगहों को स्वयं अपने किसी कमर्शियल पर्पस के लिए इस्तेमाल कर दिया। रेल की पटरी निकाल दी हमने, वहां से सड़क बना दी हमने बीच में से।
जंगल के बीच में से एक सड़क निकाल दी हमने। प्रे इज कंपीटिंग फॉर द रिसोर्सेज एंड प्रेडेटर्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द प्रे। आप देखिए इधर ये प्रेडेटर्स हैं, ये कार्निवोर्स आपको नजर आ रहे हैं। बीच में से हमने ये रोड बना दी भाई। हमें यातायात के और बेहतर रूट्स चाहिए एक से दूसरी जगह जाने के लिए, तो हमने क्या कर दिया, इस तरफ आप देखिए ये हिरन है, जिराफ है, यू कैन सी राइनोसेरोस, यू कैन सी एक्वेटिक बर्ड्स, दे आर कंपीटिंग फॉर द रिसोर्सेज। और प्रेडेटर बेचारा अलग हो गया, उसे भी भोजन नहीं मिल पा रहा, डिस्टर्ब्ड, फ्रेगमेंटेशन हो चुका है। अब आप यहां पे देख लीजिए, छुक छुक गाड़ी दिख रही है जी, ट्रेन आपको दिख रही है, जंगल के बीच में से पटरी बिछा करके ट्रेन तो आपने निकाल दी, लेकिन आप सोच करके देखिए कि कितना कितना नुकसान हुआ होगा इससे वाइल्ड लाइफ को। Let's solve a question. Question says which one of the following is the most important cause for animal and plant being driven to extinction? The question was asked in NEET 2019 exam. ओके, 8 स्टूडेंट्स ने सही जवाब दिया है। अतुल, रोहन, ऋषि, जतिन, अभिरूप, कुमल, जस्ट ए मिनट, ऋतिक एंड स्वाति। ठीक है, तो आंसर है हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। तो देखिए 4 मेजर काजेस हैं बायोडाइवर्सिटी लॉस के लिए, इनको हम इवल क्वाड्रेट भी कहते हैं। ठीक है, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, इट मींस व्हेन हैबिटेट इज लॉस। ठीक है, कैसे लॉस होगा, जब लोग फॉरेस्ट काटते हैं, ठीक है, वेटलैंड्स फिल करते हैं, दे प्रॉक ग्रासलैंड्स जो कि जंगल का पार्ट है, ठीक है, दे बर्न ए फॉरेस्ट which leads to natural habitat of a species to change or even get destroyed. The most dramatic example of a habitat loss comes from the tropical rainforest. है ना, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का एरिया जो था, ओके, पहले तकरीबन 12% था और अब चेंज होके सिर्फ 6% ही रहा है। 14% से देखिए, 14% से 6% है अब। और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट है वी नो। तो देखिए अमेज़न रेन फॉरेस्ट, दे आर आल्सो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, है ना। दे आर कॉल्ड लंग्स ऑफ द प्लेनेट अर्थ। दे हार्बर probably millions of species inside them। ठीक है, उनका इन स्पीशीज का घर है अमेज़न रेन फॉरेस्ट। अब हम उनकी फ्रेगमेंटेशन कर रहे हैं, वहाँ पे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कर रहे हैं, वहाँ पे फार्म लैंड बना रहे हैं। ठीक है, तो सबसे बड़ा फैक्टर है कल्टीवेशन। फॉर एग्जांपल वी आर कल्टीवेटिंग सोयाबीन्स और वी आर कन्वर्टिंग द फॉरेस्ट इनटू द ग्रासलैंड, ठीक है, टू रेज द कैटल फॉर बीफ एंड फॉर मिल्क। तो उससे क्या हो रहा है कि हैबिटेट की फ्रेगमेंटेशन हो रही है। ओके, पॉल्यूशन में रिड्यूस एंड एलिमिनेट पॉपुलेशन ऑफ सेंसिटिव स्पीशीज। कुछ स्पीशीज पॉल्यूशन के बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती हैं, उससे क्या होता है कि उस स्पीशीज के का नंबर डिक्रीज हो जाएगा, है ना। पेस्टिसाइड्स लिंक डिक्लाइन ऑफ फिश ईटिंग बर्ड्स एंड फैल्कन्स। तो पेस्टिसाइड्स हमने यूज किए, पेस्टिसाइड से क्या हुआ कि फिश ईटिंग बर्ड्स जो हैं उनका डिक्लाइन हुआ। कैसे हुआ, एक प्रोसेस है बायो एक्यूमुलेशन, हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं इसका मैकेनिज्म क्या है। ठीक है, इसी तरह लेड पॉइजनिंग होती है,
It may cause mortality of many species such as duck, swan, cranes. ठीक है, यूट्रॉफिकेशन अनदर फैक्टर है पोल्यूशन का। इसमें क्या होता है कि वाटर बॉडीज जो हैं उनकी डाइवर्सिटी डिक्रीज होती है। क्यों डिक्रीज होती है? क्योंकि वाटर में ऑर्गेनिक मैटर इंक्रीज हो जाता है। ऑर्गेनिक मैटर इंक्रीज हुआ तो क्या होगा? ऑक्सीजन, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन जो है वो कम हो जाएगी वाटर में, और अगर डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन कम हुई तो फिश, बाकी फ्रेश वाटर एनिमल्स जो है उनकी डेथ होती है। Okay. Fragmentation is when large habitats are broken into small fragments due to various human activities like human settlements, building of road, digging of canals, etc. तो fragmentation में क्या होता है कि जब humans बड़े habitats को छोटे छोटे fragments में डाल देते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल किसी फॉरेस्ट से हमने रोड निकाल दिया, उसको डिवाइड कर दिया हमने, फिर यहाँ पे इंडस्ट्रीज बना दिए, फिर यहाँ पे ह्यूमन सेटलमेंट्स के लिए बना दिए, तो इतना बड़ा एरिया जो है हमने फ्रेगमेंट्स में बांट दिया है ना। Forest patches having cropland, orchards, plantations, and urban settlements on their outskirts are example of fragmented habitats. ठीक है, so this was about habitat fragmentation. अब हम पढ़ते हैं another factor, that is over exploitation. ओवर एक्सप्लॉयटेशन, नीड और ग्रीड, इंसान इसमें अंतर ही नहीं समझ पा रहा। इतना ज्यादा एक्सप्लॉयट कर रहे हैं हम नेचर को कि अब वो सस्टेन नहीं कर पा रहा अपने आप को। हमारी जरूरतें प्रकृति पे निर्भर करती हैं, भोजन के लिए, कपड़े के लिए, शेल्टर के लिए, दवाइयों के लिए, बहुत सारी हमारी जरूरतें हैं। लेकिन नीड और ग्रीड, अंतर समझना जरूरी है। ठीक है, स्टेलर सी काउ, sea cow is a mammal, aquatic mammal, belongs to Sirenia group of class Mammalia, Sirenia order में आता है। It is over hunted for meat, discovered in 1741, 1741 में हमें इस प्रजाति का पता चला, और दुर्भाग्यवश ये खत्म हो गई 1768 में। 41 में पता चला, 68 में खत्म, 27 years में, 41 to 68, roughly 27 years, finished. वेरी सैड। धरती से हमने एक प्रजाति को मिटा दिया अपने लालच के लिए। पैसेंजर पिजन, दे वर मोस्ट अबंडेंट बर्ड्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका। इतने बड़े बड़े झुंड में ये उड़ते थे कि शायद आसमान एकदम से काला पड़ जाता था, लगता था अंधेरा हो गया। दे वेंट एक्सटिंक्ट इन 1914 ड्यू टू हंटिंग बाय ह्यूमंस। सन 1914 में पैसेंजर पिजन भी खत्म हो गया। मैरीन फिशेस आर बीइंग ओवर हार्वेस्टेड। टेक्नोलॉजी के जरिए हमने इतने बेहतरीन तरीके बना लिए हैं कि एक साथ ही हम लाखों करोड़ों मछलियां एक ही झटके में समंदर से पकड़ सकते हैं। डिस्टर्ब हो रहा है पूरे का पूरा मैरीन इकोसिस्टम उससे। जितनी जरूरत है नेचर से उतना लीजिए ना, राइट। एंडेंजर्ड, कमर्शियली So students, over exploitation is when biological systems are destroyed beyond their degree of renewability. ठीक है, हम रिसोर्सेज को इतना डिस्ट्रॉय कर देते हैं कि वो रिन्यू ही ना हो पाए। स्टिलर सी क्राउ फॉर एग्जांपल एंड पैसेंजर पिजन, ठीक है, उनकी हमने ओवर हंटिंग की फॉर देयर मीट। ठीक है, तो देखिए दोनों एक्सटिंक्ट हो गए। अंडरस्टूड? Let us now study about alien species invasion.
एलियन। एलियन का मतलब यहां पे सिर्फ ये नहीं है कि कोई मंगल ग्रह से आ गए हैं, कोई जीव आ गए हैं, कोई ऑर्गेनिजम्स आ गए हैं जिन्होंने आकर के धरती पे हमला कर दिया है। नहीं, यहां पे एलियन का मतलब ये है जो अपने उस एक नेटिव जगह की बात करें, वो स्पीशीज वहां नहीं पाया जाता, बाहर से आ गया, कहीं एक्सीडेंटल एंट्री हो गई। वीट के साथ जैसे पार्थीनियम आ गया था, या और लेंटाना का जिक्र करेंगे, वाटर हाइसिंथ का जिक्र करेंगे। ये एलियन स्पीशीज जब आ जाती हैं किसी जगह पे, तो उस जगह के जो बेचारे ओरिजिनल रहने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं, उनके लिए बहुत बड़ी मुसीबत हो जाती है। राइट? एलियन स्पीशीज इंट्रोड्यूस किए जाते हैं जब, तो उससे क्या होता है, जो इंडिजिनस या नेटिव स्पीशीज होते हैं वो डिक्लाइन होने लगते हैं या फिर वो एक्सटिंक्ट हो जाते हैं, क्योंकि वो एलियन स्पीशीज वहां पे आकर के न्यूट्रिशन के लिए कंपीट करेंगे, मुसीबत बन जाएंगे वो, है ना। नाउ एक एग्जांपल जिक्र करते हैं यहां पे लेक विक्टोरिया में। देखिए जी, आपको लग रहा होगा कि ये मछलियां कितनी खुशी खुशी रह रही हैं। एक एलियन स्पीशीज के आ जाने से पूरी की पूरी कहानी ही बदल जाएगी। देखते हैं जी क्या हुआ, कौन सी मछली इंट्रोड्यूस करी गई। इंट्रोडक्शन ऑफ द नाइल पर्च, इट लेड द cichlid fishes in the lake to become almost extinct। जो सिकलिड फिश थी ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट हो गई जब नाइल पर्च इंट्रोड्यूस कर दी गई, उसे खा गई ये मछली। लेक विक्टोरिया का जिक्र किया मैंने, ठीक है जी। अनदर एग्जांपल ले लेते हैं, लेंटेना। Invasion into the forest, agricultural landscapes, wastelands. It threatens the native forest plants and it is toxic to herbivores. Herbivores इसे खाते नहीं हैं, ये toxic है। Another important example, Parthenium। ये तो जरूर याद रखिएगा, कैरेट ग्रास के नाम से भी हम इसे जानते हैं। Invasion into agricultural landscapes and pastures. It reduces the growth of agricultural crops. It is toxic to herbivores and humans. छोटे छोटे ऐसे सितारे जैसे से फूल होते हैं, इसके सड़क के किनारे भी आपने ग्रो करता हुआ ये कैरेट ग्रास या पार्थीनियम जाना, ये वाटर हाइसिंथ। नोट कर लीजिए, वाटर हाइसिंथ। It forms thick mats over the lakes, which reduces the amount of dissolved oxygen in water। तो एक्वेटिक लाइफ बुरी तरह से प्रभावित होती है। वाटर हाइसिंथ जो है इतनी तेजी से ग्रो करता है, पूरे के पूरे जलाशय को, इस वाटर बॉडी को कवर कर लेगा। पानी में घुली हुई ऑक्सीजन drastically reduces, which becomes a big threat for the aquatic life। Another example ले रहे हैं जी, अफ्रीकन कैटफिश क्लेरियस। African catfish introduced for aquaculture purposes possesses a threat. It poses a threat to the indigenous catfish। Students, let's solve a question now. Question says, which one of the following pairs of organisms are exotic species that are introduced in India? ठीक है, exotic मतलब हमने बाहर से इंट्रोड्यूस किया है इंडिया में इनको।
ओके, 7 स्टूडेंट्स करेक्ट हैं। आंसर इज ऑप्शन सी, लेंटेना कैमारा एंड वाटर हायासिंथ। तो देखिए, एलियन स्पीशीज इन्वेजन इज व्हेन न्यू स्पीशीज, ठीक है, जो एक्सोटिक होती है, एलियन होती है, नॉन नेटिव होती है। नेटिव स्पीशीज होती है जो कि एक पर्टिकुलर हैबिटेट में पाई जाती है। अगर दूसरी स्पीशीज वहां पे आ गई तो उसको हम एलियन भी कहेंगे, एक्सोटिक भी कहेंगे, ठीक है। When they are introduced unintentionally or deliberately in an area, they may cause disappearance of natives or indigenous species through the change in biotic interactions, ठीक है। तो जब कोई फॉरेन स्पीशीज इंट्रोड्यूस होती है स्टूडेंट्स, तो वो नेटिव स्पीशीज को एक्सटेंड करती है। क्यों? क्योंकि ये जो फॉरेन स्पीशीज है ना, इसके पास हाई रेट ऑफ रिप्रोडक्शन होती है, ठीक है। और सेकंड थिंग जो है, इसका पावर ऑफ रेजिस्टेंस, कोलोनाइजेशन पावर, सॉरी, एक्सोटिक स्पीशीज जो होता है उसका ज्यादा होता है, ठीक है। तो इसीलिए नेटिव स्पीशीज जो हैं वो एक्सटिंक्ट हो जाते हैं, ठीक है। ऐसी बहुत सी एग्जांपल्स हैं जिसमें एक्सोटिक स्पीशीज की वजह से नेटिव स्पीशीज जो हैं वो डिस्टर्ब हुई हैं और या फिर एक्सटिंक्ट हुई हैं। नाइल पर्च एक एग्जांपल है, ठीक है। इट इज ए लार्ज प्रेडेटर बर्ड, sorry, it is a large predator fish that was introduced into the Lake Victoria of East Africa, and it killed and eliminated 200 species of endemic silted fish, ठीक है। इसी तरह कैरेट ग्रास, इसका नाम तो आपने सुना होगा, पार्थिनियम कहा जाता है इसे, है ना। ये वीड है एक, okay. It came in India as contaminant with imported wheat which has exterminated many herbs and shrubs, ठीक है। तो एक छोटा सा कंटेमिनेंट आया वीट के साथ, तो आज आप पूरे इंडिया में देखिए, ये पूरे इंडिया में फैला हुआ है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि इसका जनरेशन पावर कितना है। इसी तरह लेंटाना, it is also a straggling shrub in tropical America which got introduced in India accidentally and replaced many species in फॉरेस्ट। तो लेंटाना तो बहुत ही ज्यादा है, फॉरेस्ट में जाओगे तो बड़े बड़े श्रब्स आपको लेंटाना के मिलेंगे। तो इसने लेंटाना जो है ये अमेरिका से इंट्रोड्यूस हुआ इंडिया में एक्सीडेंटली, और अब इंडिया के सारे फॉरेस्ट इसने कवर किए हुए हैं। इसी तरह वाटर हायासिंथ, जिसको आइकोर्निया कहते हैं, इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय यूरोपियंस इन इंडिया। इट हैज क्लॉग्ड वाटर बॉडीज रिजल्टिंग इन डेथ ऑफ सेवरल एक्वेटिक प्लांट एंड एनिमल्स, ठीक है। तो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि मैकेनिज्म क्या है आइकोर्निया से, कैसे डेथ होती है प्लांट और एनिमल्स की, ठीक है। एक्चुअली वाटर सरफेस जो है ना, उसके ऊपर ये एक किस्म का मैट बना देता है, ठीक है। क्योंकि इसकी एक्सेसिव ग्रोथ होती है तो ये ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन को एंटर नहीं होने देता वाटर बॉडीज में, ठीक है। ऑक्सीजन एंटर नहीं होगा वाटर बॉडीज में तो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन कम होगा, है ना। डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन कम होगा तो डेथ होगी ना फिश की, ओके। Recent illegal introduction of African catfish, Garipinus, for the aquaculture purpose is posing a threat to indigenous catfish in the Indian river, ठीक है। तो इसके इंट्रोडक्शन से इंडिया की जो इंडिजियस फिश है रिवर में, उनको खतरा हो रहा है। अंडरस्टूड? कोएवोल्यूशन याद है ना सबको, है ना। हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि अगर पोलिनेटर इवालो हो रहा है ना, तो प्लांट को भी इवालो होना पड़ेगा, इसको हम को एवोल्यूशन कहेंगे, ठीक है। पैरासाइट, अगर होस्ट इवालो हो रहा है तो पैरासाइट को भी इवालो होना पड़ेगा। अब आज की क्लास में हम पढ़ेंगे को एक्सटेंशन, ठीक है। अगर स्पीशीज इवालो एक साथ हो रहे हैं तो एक्सटेंड भी एक साथ हो जाएंगे, है ना। लेट अस स्टडी अबाउट इट। One also goes extinct. नेचर में प्लांट और पॉलिनेटर का एक एक्सीलेंट कोऑर्डिनेशन है, आपस में एक सामंजस्य बना हुआ है, प्रे प्रेडेटर के बीच में है। एक की संख्या खत्म हुई तो दूसरा भी विलुप्त होने के कगार पे आ जाएगा। होस्ट पैरासाइट रिलेशनशिप्स में भी को एक्सटिंक्शन वाली बात एग्जिस्ट करती है। Students, when one species become extinct, the plant and animal species associated with it in an obligatory way also becomes extinct. This is called as co-extinction, है ना। एग्जाम्पल के तौर पे
co-evolved plant pollinated mutualism will result in the extinction of one partner if the other partner is eliminated. ठीक है, अब पोलिनेटर एक्सटेंट हुआ तो प्लांट को भी एक्सटेंट होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सीड फॉर्मेशन के लिए पोलिनेटर जरूरी है। अब सीड फॉर्मेशन नहीं हुई तो प्लांट की प्रोजनी आगे नहीं बढ़ पाएगी, है ना। इसी तरह होस्ट फिश विल बिकम एक्सटिंक्ट if host fish will become extinct, all the parasites exclusively found on it will become extinct। ठीक है, अगर होस्ट एक्सटिंक्ट हो रहा है तो पैरासाइट को भी होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि फूड होस्ट से ही ले रहा है पैरासाइट, है ना। तो प्रीडेटर प्रे में भी ऐसा ही है ना। अगर प्रे एक्सटिंक्ट हुआ तो प्रीडेटर को भी होना पड़ेगा। ओके, ससेप्टिबिलिटी टू एक्सटेंशन, तो देखिए स्टूडेंट्स, वो वाली स्पीशीज जिनको ज्यादा खतरा है एक्सटेंशन का, उनके कुछ कैरेक्टर्स होते हैं, हम देखते हैं व्हाट आर दोस कैरेक्टर्स। लार्ज बॉडी साइज, उनका बॉडी साइज लार्ज होता है। ठीक है, राइनोसोर्स, लायन इसके एग्जांपल हैं। ठीक है, उनका पॉपुलेशन साइज जो है छोटा होता है। रेट ऑफ रिप्रोडक्शन उनका कम होता है। फॉर एग्जांपल एलिफेंट को देखिए, पूरी लाइफ में 2 या 3 बार ही रिप्रोड्यूस कर पाती है। ठीक है, इसी तरह जेंट पैंडा है, ब्लू वेल है, इनका रेट ऑफ रिप्रोडक्शन जो है बहुत स्लो है। ठीक है, दे ऑक्यूपाई हाई ट्रॉपिक लेवल इन द फूड चेन। ठीक है, टॉप कंज्यूमर्स होते हैं ये। बाल्ड ईगल, बंगाल टाइगर एग्जांपल्स हैं। ठीक है, दे हैव फिक्स्ड हैबिटेट एंड माइग्रेटरी रूट, हैबिटेट्स इनके फिक्स होते हैं और माइग्रेटरी रूट्स भी कॉमन ही होते हैं। ठीक है, अगर थोड़ी बहुत अल्टरेशन आ गई हैबिटेट में तो ये एक्सटेंट हो जाएंगे। ठीक है, वोपिंग क्रेन, ब्लू वेल एग्जांपल्स हैं इनके। ठीक है, तो ये 4 कैरेक्टर्स हैं फॉर दोज स्पीशीज हु हैव हायर ससेप्टिबिलिटी टू एक्सटेंशन। ठीक है, कभी एग्जाम में पूछ सकते हैं। अंडरस्टूड? तो अब हम पढ़ते हैं व्हाट आर इफेक्ट्स ऑफ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। Decline in plant production, lowered resistance to environmental perturbation, disturbances जो हो रहे हैं, increased variability in certain ecosystem processes, ये मेन बातें रहेंगी, आप नोट कीजिए इसे। इफेक्ट्स ऑफ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, नंबर 1 डिक्लाइन इन द प्लांट प्रोडक्शन, नंबर 2 lowered resistance to environmental perturbation, number 3 increased variability in certain ecosystem processes। 3 मुख्य बातें हैं जो हो जाए। देखिए स्टूडेंट्स, दीज आर द 3 आउटकम्स। ठीक है, सबसे पहला क्या है? डिक्लाइन इन प्लांट प्रोडक्शन होगी। ठीक है, अगर बायोडाइवर्सिटी लॉस हुई तो प्लांट्स कम हो जाएंगे। The animals and plants, they will be having lower resistance to environmental disturbances। ठीक है, and there is increased variability in certain ecosystem processes। तो इकोसिस्टम के नॉर्मल प्रोसेसेस जो हैं उससे डिविएशन होगी और कुछ नए तरह के इकोसिस्टम प्रोसेसेस वहां पे, चेंज्ड प्रोसेसेस वहां पे होंगे। ओके, let's solve some of the questions। So question says, a species which has introduced for ornamentation but has become a troublesome weed in India is, बताइए कौन सी स्पीशीज जो है ऑर्नामेंटल पर्पस के लिए इंट्रोड्यूस की गई थी बट अब एक हार्मफुल वीड है। ठीक है, उसके ब्यूटीफुल फ्लावर्स होते हैं, वाटर में पाई जाती है। ओके, इस टाइम 5 स्टूडेंट्स ने सही जवाब दिया है। रोहन, ऋषि, जतिन, अतुल एंड अर्पिता। तो आंसर है
आइकोर्निया क्रेसिपिस। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये है आइकोर्निया, okay, with beautiful flowers. Water hyacinth Iconia was introduced by Europeans in India. It has clogged water bodies, including wetlands, at many places, resulting in death of several aquatic plants and animals. ठीक है, तो ये सारे वाटर बॉडीज को कवर कर लेती है। ठीक है, बहुत फास्ट ग्रो करती है। उससे क्या होता है कि डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन जो वाटर का है वो कम हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए आइकोनिया को कहा जाता है टेरर ऑफ बंगाल भी। ठीक है, let's solve one more question. The organization which publishes the red list of species is, बताइए कौन सी ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश करती है रेड लिस्ट ऑफ स्पीशीज? Okay, this time 6 students are correct. Rohan, Rushi, Jatin, Avirup, Krishna and Arpita. ठीक है, करेक्ट आंसर है IUCN। तो देखिए IUCN is also called as International Union for Conservation of Natural Resources, नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, अब इसका नाम जो है वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन रख दिया गया है। इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं? मार्शल, स्विट्जरलैंड। इट मेंटेन्स रेड डेटा बुक और रेड लिस्ट व्हिच इज कैटलॉग ऑफ थ्रेटन्ड प्लांट एंड एनिमल्स फेसिंग रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन। IUCN Red List was published in 2004 and it documents extinction of 784 species, including 338 vertebrates, 359 invertebrates, and 87 plants in the last 500 years. So students, this is the evil quadrant. ठीक है, habitat loss and fragmentation, over exploitation, co-extinction and alien species invasion. ठीक है, तो इन सब से क्या हो रहा है? लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ओके, तो सब इनमें सबसे ज्यादा थ्रेट कौन सा है फॉर लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी? व्हाट डू यू थिंक? इन चारों में से सबसे ज्यादा थ्रेट किसका है? Habitat, habitat loss and fragmentation. यस यस ऋषि, यू आर करेक्ट। हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन से सबसे ज्यादा थ्रेट है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ज्यादातर अगर हम देखें ना प्लांट्स और एनिमल स्पीशीज, उनका होमलैंड, उनका हैबिटेट क्या है? फॉरेस्ट ही है ना। तो अगर हमने फॉरेस्ट में घर बनाने शुरू किए, रोड बनाने शुरू किए, इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू कर दी, फार्म लैंड वगैरह सब शुरू किया, तो वहाँ के इंडिजियस जो एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, वो कहाँ जाएंगे? हमारा ह्यूमंस का क्या है? एक जगह से धक्के दे के हमें निकालेंगे, दूसरी जगह जाके बैठ जाएंगे। लेकिन एनिमल्स जो है उनका हैबिटेट फिक्स होता है, एरिया फिक्स होता है। इवन अगर उनका हैबिटेट चेंज होगा तो वो उससे भी मर जाएंगे। और स्टूडेंट्स, बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जिनको बहुत लार्ज टेरिटरी चाहिए रहने के लिए। टाइगर वगैरह देखिए, वो तो दिन में 100 किलोमीटर ट्रेवल करते हैं, इतनी बड़ी टेरिटरी चाहिए उनको। एलिफेंट को, है ना। तो अगर उनके हैबिटेट की फ्रेगमेंटेशन हुई तो रीजन तो यही है कि नंबर इतना कम हो रहा है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि एनिमल्स लॉस हो गए तो ह्यूमंस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम पे डायरेक्ट इम्पैक्ट आने वाला है आने वाले सालों में। ठीक है, अभी तो फिलहाल से ही चल रहा है सब कुछ, लेकिन आने वाले सालों में बहुत कुछ चेंज हो जाएंगे, है ना। व्हाट डू यू थिंक? हमने पढ़ा था ना रेवट पोपट हाइपोथेसिस में कि एक सिस्टम बना रहता है इकोसिस्टम में। ठीक है, एक एयरप्लेन है, तो
उसके जो पोपट्स हैं वो सारे क्या हैं, स्पीशीज हैं, ठीक है। और अगर स्पीशीज वहां से एलिमिनेट हुए तो इम्बैलेंस हो जाएगा। तो ऐसा ही होता है इकोसिस्टम में। ओके, तो कोई डाउट आज की क्लास में बताइए।